चलो अब करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अपनी बुक खोल लीजिए। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन, सॉरी, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है एक तरह से। मतलब हम रेस्पिरेशन तो बोलते हैं कि जो सेल है वो सेल क्या करता है, O2 यूटिलाइज करता है एनर्जी बनाने के लिए और फिर CO2 रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो जो इनका एक्सचेंज है बाय द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द सेल्स, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। सो एक्सचेंज होती है ब्रीदिंग, और रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होती है, जो हम मेनली प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे, वो ही एनिमल्स में भी होती है। ठीक है। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? दो चीजों पर डिपेंड करेंगे। दे डिपेंड अपॉन द हैबिटेट एंड दे डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट का क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पे है, हवा में रहता है, पानी में रहता है या लैंड पे रहता है। ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिज्म वाटर में रहेगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो टाइम टू टाइम वाटर से बाहर निकले, एयर से ऑक्सीजन ले और फिर अंदर चला जाए। ऐसे कौन करता है? ऐसे करते हैं एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स एग्जाम्पल वेल्स, डॉल्फिन्स। ये क्या करेंगे? ये एटमॉस्फेयर से O2 लेंगे, हर थोड़े थोड़े टाइम में बाहर आएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड है वो उसको यूज करें। जैसे कि फिशेस गिल्स के थ्रू क्या करेंगी, वो वाटर को, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में, उसको यूज करेंगे और CO2 को रिलीज कर देंगे। फिर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर कोई बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्पंजेस हैं, सिलेंटरेट्स हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन इतना सिंपल है और ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है कि ये सिंपल डिफ्यूजन से ही अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ के जो सेल्स हैं उन्होंने यहाँ से डिफ्यूज कर लिया, यहाँ के जो सेल्स हैं उन्होंने यहाँ से कर लिया। लेकिन जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है और ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, मानो ह्यूमन बींग को ले लो, आपकी हमारी स्किन है, फिर हमारे मसल्स हैं, फिर हमारी बोन, सॉरी, फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, फिर हमारी लास्ट में स्केलेटन बोन्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ तक डिफ्यूजन नहीं हो सकती, तो हमें एक स्पेशल सिस्टम चाहिए जो हर एक सेल तक, जिनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां तक वो ऑक्सीजन को पहुंचा सके। ठीक है। सो किस पे डिपेंड करेगा? हैबिटेट पे एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सो सिंपल हमने देख लिया डिफ्यूजन किस में होती है। नेक्स्ट आते हैं अर्थवर्म्स। अब आप ऐसे देखोगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बढ़ रही है। अर्थवर्म्स हैं उनमें मॉइस्ट क्यूटिकल्स होंगे, वो यूज होते हैं। इंसेक्ट्स हैं उनमें ट्रेकियल ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, वो यूज होता है। देन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क्स एंड फिशेस हैं, उनमें गिल्स होते हैं। इस तरह की रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। देन जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें होती है लंग्स, जिसको हम बोलते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। पल्मनरी जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। सो इवन पल्मनरी मेडिसिन होती है जो आजकल बहुत ही ज्यादा उसमें है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से जो कोरोना है वायरस, कोरोना वायरस, वो मोस्टली लंग्स पे अटैक करते हैं ना, तो पल्मनरी मेडिसिन की बहुत ज्यादा इस टाइम डिमांड है। सो पल्मनरी वर्ड मतलब रिलेटेड टू लंग्स और रेस्पिरेशन। जो एम्फीबियंस होते हैं लाइक फ्रॉग्स, वो दोनों कर सकते हैं, लंग्स प्लस स्किन। और स्किन वाली रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। चलो अब आते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारी नेजल कैविटी से। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं हमारे दो, फिर उससे हमारा होता है नेजल चैम्बर में। फिर नेजल चैम्बर हमारा कहाँ जाता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर का एक कॉमन पैसेज है। अब ऑब्वियसली कॉमन पैसेज है तो कोई ना कोई सिस्टम तो होगा हमारे पास कि वो जो एयर जहां जानी चाहिए वो सिर्फ वहीं जाए और जो फूड जहां जाना चाहिए वो वहां जाए, है ना। तो वो सिस्टम क्या है हमारा? एपिग्लोटिस। उसके नाम में ही है, एपी मतलब ऊपर, ग्लोटिस मतलब ग्लोटिस के ऊपर। तो एक एपिग्लोटिस एक कवरिंग होती है जो क्या करेंगे, जब हम swallow करते हैं, फूड swallow करते हैं, तो एपिग्लोटिस क्या करेगा? ग्लोटिस को कवर कर लेगा। ठीक है। भाई हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स खुला लैरिंग्स में, लैरिंग्स खुला ट्रेकिया में, ऐसे है ना। तो इस पूरे सिस्टम में फूड ना चला जाए इसके लिए एपिग्लोटिस दिया हुआ है नेचर ने हमें। एपिग्लोटिस क्या करेगा? जब भी आप swallow करोगे, अभी आप करके देखो swallow, तो आपको
लगे, थोड़ा बहुत चलेगा पता कि कुछ अंदर मूवमेंट हो रही है, तो एपिग्लोटिस जो है वो एपिग्लोटिस को कवर कर रहा है। कभी कभी ये डिसबैलेंस हो जाता है कि ये बंद नहीं हो पाया, या आपका ध्यान कहीं और है, मानो आप बहुत ज्यादा कहीं बिजी हो, टीवी देख रहे हो, या फिर मोस्ट लाइकली कॉमन कॉज क्या होता है, आप बात कर रहे हो खाना खाते खाते। अब ऑब्वियसली आप बात कर रहे हो, आपको पता है कि बात करने में क्या होगा कि जो आपकी एक्सपायर्ड एयर है उससे आपके वर्ड्स हैं वो बंद निकलते हैं, है ना। और आपको खाना आप खा रहे हो, तो अगर आपका एपिग्लोटिस हमेशा बंद रहे तो ऑब्वियसली आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एयर बाहर नहीं निकल पाएगी। बट अगर आप फिर भी उसको फोर्स ओपन करो कि नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, तो एपिग्लोटिस तो खुल जाएगा ना। तो कई बार चांसेस होते हैं कि फूड पार्टिकल जो है वो ट्रेकिया में अटक सकते हैं, और ट्रेकिया का डायमीटर काफी छोटा होता है, तो उसमें अगर फूड पार्टिकल अटक जाए तो चोकिंग हो जाती है। चोकिंग मतलब खाना गले में अड़ गया जाके। तो इसमें क्या कहते हैं, आपने देखा होगा, इसका यूनिवर्सल साइन होता है कि जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लाइफ के लिए पता होनी चाहिए। एक सेकेंड। ठीक है। हाँ, तो चोकिंग में एक यूनिवर्सल साइन है कि बंदा ऐसे करेगा, हमेशा आपके पास ऐसे करके आएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ट्रैकिया बंद है। जब तक अंदर से साउंड नहीं आएगी कुछ बोल तो सकता नहीं। तो बंदा ऐसे ही बात करेगा और धीरे धीरे आपको कंजेशन दिखेगी उसके फेस पे, उसके फेस पे रेडनेस दिखेगी आपको। तो एक यूनिवर्सल साइन है कि अगर आपको कोई बंदा ऐसे दिख रहा है तो मतलब वो चोक कर रहा है। चोकिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है? हाइल्मिक मैनोवर, हाइमलिक मैन्यूवर बोलते हैं। हाइमलिक मैन्यूवर क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कि जो एपिगैस्ट्रियम है, दोनों रिब केज के बीच में जगह है। थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं आईपैड को, फिर दिखेगी आपको ढंग से। ये जो जगह है मेरे स्टमक के जस्ट ऊपर, दोनों यहाँ मेरे ऐसे रिब केज जा रहे हैं, इसके बीच में आपको अपनी फिस्ट रखनी है। ठीक है, आपको मतलब जो बंदा चौक कर रहा है उसके पीछे जाना है, उसके पीछे जाके उसको ऐसे हक करके पीछे से आपको अपनी ये राइट वाली फिस्ट उसके यहाँ रखनी है, लेफ्ट वाली फिस्ट ऐसे पकड़ के और पुश करना आपको बहुत जोर से। उससे क्या होगा, जो एयर है उस बंदे के सिस्टम में वो एकदम बाहर को पुश होगी, जिससे कि जो क्या कहते हैं ब्लॉकेज है वो छिटक के बाहर निकल जाएगी और उसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, हाइमलिक मैन्यूवर है एक चीज, ये याद रहनी चाहिए आपको, क्योंकि लाइफ सेविंग चीज होती है। चोकिंग में आपके पास अराउंड 2 to 3 मिनट्स का टाइम ही होता है, जिससे पहले कि बंदा बेहोश हो जाए, फिर 5 10 मिनट्स के बाद उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी आप, कई लोग सिर पे मारते हैं, कमर पे मारते हैं, या थप्पड़ मार मुक्का मारते हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छा है अगर कोई बहुत ज्यादा चोक कर रहा है, आप हाइमलिक मैन्यूवर दो उसको, वो जल्दी बहुत इजीली रिलीव कर जाएगा। चलो। हम्म तो हम कहाँ थे, हम देख रहे थे कि एयर पैसेज कहाँ पे है। तो लैरिंग्स हमने क्रॉस कर लिया था। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स, जहाँ से हमारी साउंड निकलती है। फिर नीचे जाता है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इनटू राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ये कहाँ पे होता है? इट डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। याद रखना है आपको। अब आप में से कई लोगों के सोच रहे होंगे यहाँ कौन सी वर्टिब्रा आ गई यार। तो जब भी लैंडमार्क होते हैं ना भाई, आपको कोई भी चीज याद रखनी है, वो बोनी लैंडमार्क लेते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि बोन्स ज्यादा बोनी होती है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, सॉफ्ट टिश्यू चेंज कर सकता है ना। तो हम साइड से देख रहे हैं अगर किसी को, ठीक है, ये मानो मैंने पता नहीं क्या बनाया, समझ लो आप कि ये बंदे का फेस है, ये चेस्ट है, ये बैक है। तो जो ट्रैकिया आ रहा है और यहाँ पे उसकी वर्टिब्रल कॉलम होगी ना, तो ये अगर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है तो इसके लेवल को देख के हमने बोला कि वो वहां जाके डिवाइड हुआ है दो में। ठीक है, सो डिवीजन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। Trachea will divide into left and right primary bronchi, which will divide into secondary and tertiary bronchi. फिर bronchioles और लास्ट में आते हैं टर्मिनल bronchioles। टर्मिनल bronchioles के बाद होता है alveoli। सो जो ग्रीन वाला पोर्शन है अप टू bronchioles, it is supported by incomplete cartilaginous rings to prevent collapse। सी शेप्ड कार्टिलेज होता है, जो क्या करेगा कि जब आप एक्सपायर कर रहे हो, कि जब अंदर से हवा एक तरह से निकल गई, तब वो कोलैप्स ना कर जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। बट जो हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल है, वहां उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल और एल्वेओलाई में कार्टिलेज नहीं होता। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, और एल्वेओलाई को हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, एक बीच में एक और चीज आती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, वो इसमें दिया नहीं हुआ, बट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फिर बनाते हैं एल्वियोलाई।
ठीक है, ये दोनों होते हैं एक्सचेंज पार्ट, उसके नाम में ही है। द ब्रोंकियोल विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन या एक्सचेंज, वो ऑब्वियसली एक्सचेंज पार्ट में होगा, है ना। तो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? इट क्लियर्स फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मोस्ट लाइकली आप बाहर से जो एयर ले रहे हो वो अराउंड, हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं ना, तो बहुत कम टेम्परेचर पे होगी। तो इतनी देर में जब ये ट्रैवल करता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी ऐड हो जाती है और इसका टेम्परेचर 37 डिग्रीज पे आ जाता है बॉडी टेम्परेचर पे। और एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर एक्सचेंज पार्ट में होती है। ठीक है, चलो अब ये डायग्राम देख लो। डायग्राम्स मैंने क्यों एनसीईआरटी वाले हुए हैं? क्योंकि कहीं कभी भी ऐसा होगा कि ये हटा दिया या मानो ये हटा दिया और फिर आपसे लेबलिंग पूछ लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए एनसीईआरटी के सारे। तो ये अपना एपिग्लोटिस हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। ये क्या है सारी? ये सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये रिब्स हैं जो हमने कट किए हुए हैं एक तरह से, ये ब्रोंकस हैं, और ये लास्ट में एल्वियोलाई आ रहे हैं, जो बैग्स हैं, सैक्स हैं, ये एल्वियोलाई है। प्लूरल मेम्ब्रेन दो दिख रही है ऑब्वियसली आपको, एक ये है एक ये है ना, विसरल प्लूरा अंदर वाली, बाहर वाली पैराइटल प्लूरा। इनके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, वो क्या करता है? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। ये मैंने एक और अच्छी पिक्चर निकाली थी, इसमें और अच्छे से सब दिख रहा है। सो ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। नाम अच्छा मैं बताना भूल गया आप में से, मैं हमेशा बोलता हूँ बायोलॉजी में आपको क्या याद रखना है? वर्ड्स को तोड़ना याद रखना है। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स। सो ऑब्वियसली जो मसल्स रिब्स के बीच में होंगी उनको इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे। ठीक है, सो बायोलॉजी में अगर आपको कई बार ऐसा हो गया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन देखो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसको तोड़ने की ट्राई करो। अगर आप तोड़ के कुछ बना पा रहे हो, कि कभी भी एपी हो गया, एपी का मतलब होगा कि उसके ऊपर, जैसे एपिग्लोटिस था, या अपना इंटर हो गया मतलब दो चीजों के बीच में होगा। ठीक है, सो ये इंटरकोस्टल मसल्स। ये अपना लंग है। अब लंग में देखो इन्होंने पैराइटल प्लूरा बता दी कि बाहर वाली है, ये वाली, इसको इतने से पोर्शन को जूम किया है, तो ये जो बाहर वाला है ये है पैराइटल प्लूरा, जो अंदर वाला है ये है विसरल प्लूरा, इसके बीच में है प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी के बीच में क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड। अब एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है कि मानो कोई बाइक पे जा रहा है बंदा और उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? कोई चीज परफोरेट करके, मतलब उसको फाड़ के और यहाँ तक घुस गई, उसके रिब केज को उसने रप्चर किया और यहाँ तक घुस गई। प्लूरल कैविटी में फिर एयर भरने लग जाती है। उस एयर से क्या होता है? लंग्स कंप्रेस होने लग जाता है और धीरे धीरे लंग कोलैप्स कर जाता है। अगर ये बहुत लाइफ कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन है, इससे डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि लंग तो भले ही दूसरा काम कर लेगा, बट चेस्ट कैविटी में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वहां की जो वेन्स हैं वो कोलैप्स कर जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर से एयर आई जा रही है, आई जा रही है, और चेस्ट कैविटी की वेन्स को कोलैप्स कर देती हैं। तो वेन्स कोलैप्स कर जाती हैं तो फिर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, और फिर ब्लड पहुंचेगा नहीं तो ऑब्वियसली हार्ट पंप क्या करेगा? तो ये काफी ट्रोमेटिक कंडीशन होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरेक्स। कोई पूछेगा नहीं आपसे मोस्टली, बट स्टिल बहुत इजी चीज है इसलिए मैंने बता दिया। क्यों? न्यूमो, न्यूमो वर्ड होता है एयर से रिलेटेड, या हाँ न्यूमो एयर, और थोरेक्स अपना हो गया थोरेक्स, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। मतलब न्यूमो दोनों चीज हो सकती है यार। न्यूमो लंग से रिलेटेड कोई चीज बोल देते हैं और एयर से रिलेटेड भी कोई चीज को न्यूमो बोल देते हैं। सो न्यूमेटिक, न्यूमोनिया, हर चीज, न्यूमोकोकल वायरस, सब चीज या तो लंग से रिलेटेड होंगी या एयर से रिलेटेड होगी। ठीक है, चेस्ट वॉल क्या क्या बनाते हैं? रिब केज, स्टर्नम, थोरेसिक वर्टिब्री, कनेक्टिव टिश्यू एंड इंटरकोस्टल मसल मिलकर बनाते हैं चेस्ट वॉल। अब हम फटाफट देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इससे क्वेश्चन आया है नीट 2020 में, तो अच्छे से समझना है आपको इसको। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ह्यूमंस कैसे करते हैं ब्रीद? बाय क्रिएशन ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। प्रेशर ग्रेडियंट हम बनाते हैं, हम पॉजिटिव रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। पॉजिटिव रेस्पिरेशन क्या होती है? कि आपने एयर सक की, मतलब हम नहीं कर सकते, किसी ऑर्गेनिज्म ने एयर सक की फिर उसको पुश किया लंग्स में, ये होती है पॉजिटिव वेंटिलेशन। ये हम नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? हम नेगेटिव वेंटिलेशन करते हैं।
हम अपनी लंग्स का, अपनी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक फिक्स्ड जगह पे अगर आप क्या कहते हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। सो प्रेशर कम हो जाएगा। सो जैसे ही हम चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रेशर कम होगा। बाहर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे ज्यादा है, तो एयर रश इन करेगी इस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है। सो हम यहाँ ऐसे एयर लेते हैं, और जब हमें एक्सपायर करना हो तब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम कम कर देंगे। ये वॉल्यूम कम हुई, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर निकलेगा, ये एयर बाहर आ जाएगी। ये होगी एक्सपिरेशन। सिंपल सी बात है। अब ये हम करते कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहले एक बार देख लो, इंस्पिरेशन क्या है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। बायोलॉजी में एक्टिव क्या होता है, एक्टिव कोई भी चीज जो एनर्जी यूज करे उसको हम एक्टिव बोलते हैं। एक्सपिरेशन इज मेनली पैसिव। एक्सपिरेशन में यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारी चेस्ट वॉल है वो इलास्टिक है। कि जैसे आपका रबर बैंड है, आपने रबर बैंड लिया, उसको स्ट्रेच किया, और जैसे ही आप छोड़ोगे वो वापस आ जाएगा ना अपनी नेचुरल पोजीशन पे। सेम हमारी चेस्ट वॉल भी इलास्टिक होती है। आप उसको स्ट्रेच करते हो मसल्स की हेल्प से, जैसे ही आपके मसल रिलैक्स करेंगे वो एकदम से रिकॉइल करके वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएंगी। तो इसका फायदा क्या है कि आपको एनर्जी बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ी। अगर सोचो इंस्पिरेशन में भी एनर्जी होती है, एक्सपिरेशन में भी एनर्जी होती है, तो डबल एनर्जी हो जाती है ना। हमें कितनी ज्यादा ब्रीदिंग करनी पड़ती है, हर मिनट में 12 to 16 टाइम्स करते हैं ना हम। तो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना प्रिवेंट किया है हमने इलास्टिक चेस्ट ऑयल बना के। सो एक्सपिरेशन इज मेनली पैसिव। इंस्पिरेशन किससे होती है? इट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल याद रखना, क्यों? क्योंकि इंटरकोस्टल अलग और मसल्स भी होते हैं, लेकिन मेनली रेस्टिंग इंस्पिरेशन पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होते हैं। ठीक है। अब ये रहा डायग्राम। कहाँ है डायग्राम? नीचे वाला है। हाँ ये रहा। ये जो हमारा डायफ्राम था ना, दिख रहा है आपको? ये डोम शेप स्ट्रक्चर है। ये इसकी नेचुरल पोजीशन है। जैसे ही इसके मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्लैट हो जाता है। ऑब्वियसली फ्लैट होगा तो इस पोजीशन में डायमीटर बढ़ गया ना। डायमीटर इस पोजीशन में बढ़ गया। डायमीटर बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई मतलब प्रेशर बढ़ गया। अब ऐसे इंटरकोस्टल मसल इस डायरेक्शन में है। सो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, रिबकेज ऐसे हो जाएगा। सो जो हमारा वॉल्यूम है वो ऐसे बढ़ जाएगी। तो जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ते ही प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, द एयर विल रश इन टू इक्वलाइज द प्रेशर। एक्सपिरेशन हमने देखा मेनली पैसिव है। इट इज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स करेगा ये वापस ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ये मसल्स रिलैक्स करेंगे ये नीचे आ जाएगा। अपने आप क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कम हो जाएगी। वॉल्यूम जैसे ही कम हुई प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे ही वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा हुआ, द एयर विल गो आउट। ये होगी हमारी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। ठीक है, दिख ही रहा है ये। याद क्या करना है कि डायफ्राम किस में बढ़ाता है? इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो हमारे, वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाएंगे, डायमीटर को। जो हमारा डायफ्राम है वो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ाएगा। ठीक है, लिखा है एनसीईआरटी में, याद करना है इसको। नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है? वॉल्यूम आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, सो इट इज मेजर्ड। कैपेसिटीज आर कैलकुलेटेड। वॉल्यूम आप मेजर करोगे, कैपेसिटी आप क्या करोगे, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कुछ भी करके आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है। किससे करते हैं? बाय स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या है? स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होती है। स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर में एक ट्यूब होगी। वो ट्यूब आपके माउथ से अटैच होगी और आपके नोज के ऊपर नोज क्लिप लगी होगी, जिससे आप नोज से ब्रीथ ना कर पाओ। सो आप जो भी एयर लोगे या जो भी एयर रिलीज करोगे वो सारी उस ट्यूब के थ्रू इस मशीन में जाएगी, स्पायरोमीटर में जाएगी। और स्पायरोमीटर पे आगे एक पेन लगा होता है, बहुत ही डेलिकेट पेन होता है वो आपकी हर एक मूवमेंट के साथ क्या कहते हैं, राइज या फॉल करेगा। जैसे ही आप इंस्पायर करोगे वो ऊपर जाएगा, जैसे ही आप एक्सपायर करोगे पेन नीचे जाएगा। और जो ड्रम है स्पायरोमीटर का, ये रिवॉल्व करता रहता है। तो मानो अगर ये ड्रम है, ठीक है, व्हाइट पेपर लगा होता है उसके ऊपर, और इसके ऊपर ये पेन लगा हुआ है। सो जैसे ही और ये रिवॉल्व कर रहा है ना, जैसे ही आपने इंस्पायर करना शुरू किया है पेन ऊपर जाएगा। अब पेन ऊपर जा रहा है और ये ड्रम घूमे जा रहा है, तो एक ऐसा बन जाएगा।
जब आपने इंस्पायर करना छोड़ा, आपने एक्सपायर करना शुरू किया, नीचे आएगा। तो ऐसे ऐसे पूरा ग्राफ बनता रहेगा। उस ग्राफ को हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और इस ग्राफ की हेल्प से हम अलग अलग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज निकालते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम्स क्या है? ये हमारा बेस लाइन है, ये मान लो अपनी बेस लाइन है, ठीक है। सो हम एक बंदे को बोलते हैं कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग लो, बिल्कुल आराम आराम से करते रहो जैसे आप रेस्ट पे करते हो। तो शुरू की आप जब तक वो एडजस्ट हो रहा है उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, वो थोड़ी ऊपर नीचे होंगी। जब आपको लगे कि हाँ ये नियरली नॉर्मलाइज हो गया, तब आप कुछ एवरेज ब्रेथ्स लोगे और उसकी वॉल्यूम देखोगे। तो वो एवरेज वॉल्यूम क्या होती है? दैट इज टाइडल वॉल्यूम, कि आप रेस्टिंग पे कितना ब्रीथ कर रहे हो। ऑब्वियसली जितना आप इंस्पायर कर रहे हो उतना ही आप एक्सपायर कर रहे हो। सो टाइडल वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना। सो कितनी होती है? 500 ml। सो कितना हो गया? अराउंड 6 to 8 लीटर पर मिनट, ठीक है। 500 ml होगी एक ब्रेथ में। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व नाम में ही है कि जो चीज रिजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप कोई भी एक्सर्शन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तो ज्यादा जोर से इंस्पायर करना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी के पास एक रिजर्व्ड वॉल्यूम है जो सिर्फ तभी यूज होगी जब आप चाहो। अगर आप जोर से सांस खींचते हो, बोलते हैं लंबी लंबी सांस लो, डॉक्टर आपको बोलते हैं जब भी आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं आपको, तो आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले रहे हो अपनी। वो कितनी होती है? दैट इज अराउंड 2.5 लीटर्स से 3 लीटर, ठीक है। सेम एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करो, वो कितनी होती है? दैट इज अराउंड 1000 to 1100 ml, ठीक है। लेकिन लंग्स में जितनी मर्जी आप जोर से एक्सपायर कर लो, कुछ ना कुछ एयर हमेशा बच जाएगी। कितनी बचेगी? 1000 to 1200 ml। उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, नाम में ही है रेजिडुअल, तो वो हमेशा बच जाएगी। सो रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1000 to 1200 ml। ये है हमारी वॉल्यूम्स, इससे हम कैपेसिटी निकालते हैं। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है आपकी? नाम में है कैपेसिटी, कितनी आपकी नॉर्मली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, तो वो कितनी होगी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि यहाँ आप नॉर्मल एक्सपायर कर चुके हो, आप कितनी इंस्पायर कर सकते हो, दैट वुड बी योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो कितना कर सकते हो? पहले तो आप टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करोगे, फिर आप जोर लगा के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर करोगे, है ना। सो टाइडल वॉल्यूम किया आपने, फिर आपने आईआरवी किया। सो टीवी प्लस आईआरवी, ये क्या होगी आपकी? दिस वुड बी योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सेम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन कितना आप एक्सपायर कर सकते हो, वो कितना होगा? ऑब्वियसली टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होगी हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? कि नाम में ही है उसके कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद फंक्शनल फंक्शनल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में कितनी एयर बचती है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो आप इतना ही ब्रीद कर रहे हो ना, यहाँ आपने इंस्पायर किया, ये आपने एक्सपायर किया, तो कितनी बची है? दिस इज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या होगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा प्लस टाइट क्या कहते हैं, प्लस आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम होगी, ठीक है। फिर होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी है जो आप एक्सरसाइज के टाइम यूज करते हो, कि आप बहुत जोर से सांस ले रहे हो, आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, फिर फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आप कितनी भी ले सकते हो। आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया, यहाँ तक पहुंचे आप, फिर आपने ब्रीद करना शुरू किया। सबसे पहले आप क्या फील करोगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर क्या फील करोगे? टाइडल वॉल्यूम। फिर क्या फील करोगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इन सब की वैल्यूज रट लेना यार। ये मतलब वहाँ अगर आप ऐड करने बैठ गए तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि ये 4-5 कैपेसिटी है, इनको आप रट रट के जाओ, ठीक है। चलो, टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? टोटल लंग कैपेसिटी ऑब्वियसली नाम में ही है टोटल, सो आई आर वी प्लस आर टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर वी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो ये हमारी हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। कितना बचा है? चलो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज थोड़ी सी कर लेते हैं, बाकी हम कल कर लेंगे खत्म, 1 घंटे क्लास ही रखनी है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज दो जगह होता है। कहाँ? एल्वियोलाई एंड ब्लड में, एंड ब्लड एंड टिश्यू में। आपने जो एयर इंस्पायर की जो एल्वियोलाई में है, उसे ब्लड तक जाना है, फिर ब्लड उसे आपके टिश्यूज तक ले जाएगा, फिर उस ऑक्सीजन को और जो CO2 सेल्स में है वहां पे भी उनको
आपस में एक्सचेंज होना है, ठीक है। सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स एट टू प्लेसेस, एल्वियोलाई एंड ब्लड एंड टिश्यू। क्यों होता है एक्सचेंज? इट इज ड्यू टू प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमेशा जिधर प्रेशर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उससे जो गैस है वो कम प्रेशर वाले एरिया में जाएगी। अब डिफ्यूजन जो होती है हमारी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप इससे समझो कि मानो एक गैस है, वो वाटर में हाईली सोल्यूबल है। सो इधर से मानो हमारी एल्वियोलाई से वो गैस इधर आई जा रही है, और वो इसमें हमारे क्या कहते हैं ब्लड में सोल्यूबल हुए जा रही है। क्या कहते हैं, सोल्यूबल इतनी ज्यादा है कि वो ब्लड में घुले जा रही है। सो ऑब्वियसली वो ब्लड में जैसे मिलती रहेगी, उसका पार्शियल प्रेशर उतना नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। तो वो और ज्यादा डिफ्यूज होती रहेगी। लेकिन कोई ऐसी गैस है जिसकी सोल्यूबिलिटी पुअर है, तो वो बहुत जल्दी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उतनी जल्दी उतनी सोल्यूबल नहीं है। तो वो मतलब जो हमारा ब्लड है या जो भी फ्लूइड है उसके साथ वो बहुत जल्दी मर्ज नहीं कर पाई, तो उसका प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा, तो उसकी डिफ्यूजन थोड़ी कम हो जाएगी। सो जितनी ज्यादा सोल्यूबल होगी गैस, उतना डिफ्यूजन तेज होगा, और जितनी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज्यादा होगी उतना डिफ्यूजन स्लो होगा, है ना। ऑब्वियसली अगर इतनी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना जल्दी हो जाएगा, अगर इतनी को करना तो धीरे होगा। अब यही हमारा ग्रेडियंट होता है। देखो इस टेबल में, ये टेबल बहुत बार पूछी गई यार, आजकल नहीं पूछ रहे, हमारे टाइम पे बहुत पूछते थे। एक दो हटा देते थे और पूछते थे कि बताओ कौन कौन सा कहाँ का कितना कितना है, तो आपको याद रखना है ये। तो ग्रेडियंट आपको साफ साफ दिखेगा। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेशर है इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 159। एल्वियोलाई में कितना है? 104। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर से आपके एल्वियोलाई में आई। अब आपके लंग्स के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाते हैं ना, राइट वेंट्रिकल में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें कितना है? 40। सो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। अब 40 से हमारा जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। कितनी हो गई इसमें? 95 हो गई। टिश्यूज में कितनी है? जितनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, 40। सो डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। सो ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर से आपकी टिश्यूज तक पहुंच गई। CO2 के टाइम पे उल्टा होता है। टिश्यू में 45 है, लेकिन जो ब्लड टिश्यू के पास आया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें सिर्फ 40 है। तो सारी CO2 यहाँ आ गई फटाफट फटाफट। और 40 जैसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने ऑक्सीजन दे दी और CO2 आ गई, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो 45 हो गई। ऑब्वियसली टिश्यू जितनी हो गई, है ना। फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई के पास गया, तो वहां पे 40 है, तो सारी CO2 यहाँ आ गई। जब 40 एल्वियोलाई में हुई, एटमॉस्फेयर में 0.3 है, तो सारी यहाँ आ गई। सो CO2 की डायरेक्शन क्या हुई? टिश्यू से एटमॉस्फेयर एयर में। अब आपके मन में आई होगी किसी के कि ऑक्सीजन का इतना बड़ा ग्रेडियंट है, 159, 104, 40, CO2 का सिर्फ इतना है 40, 45, 40, 45, तो हम इक्विलिब्रियम में कैसे हैं भाई? ब्रेथ तो आप एक ही ले रहे हो ना, उसी में दोनों काम हो रहे हैं, CO2 रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन ले रहे हो। वो इसलिए क्योंकि सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसको कम ग्रेडियंट चाहिए। वो इतने कम ग्रेडियंट में ही बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी। ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम है, इसलिए उसको ग्रेडियंट बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। सो हर चीज अप्लाइड है, समझनी है आपको सारी चीजें। ये रहा सारा, देख लो, ये एल्वियोलर कैविटी है हमारी, ये हमारा एल्वियोलर कैपिलरी है। कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी वो वेसल होती है जिसमें सिर्फ एक सेल हो, एंडोथीलियम, सिर्फ एक सेल बोलते हैं उसको। सो एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। ऐसी एल्वियोलाई के पास भी सिर्फ एक सेल होता है, वो होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। जो एंडोथेलियम है, इट इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियम। कंफ्यूज नहीं होना कि एपिथेलियम क्या है, एंडोथेलियम क्या है। एंडोथेलियम स्पेसिफिक जो ब्लड वेसल का एपिथेलियम होता है, उसको हम एंडोथेलियम बोल देते हैं, बस, ठीक है। सो अब एयर के लिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होगी? ऑब्वियसली एक ये होगा, ये वाला सेल होंगे, दिस इज द स्क्वेमस एपिथेलियम। एक ये वाला सेल होगा, दिस इज द कैपिलरी एंडोथेलियम। और उनके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो इन सबको जोड़ के रखा हुआ है, तो वो होगी हमारी बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल्स को जोड़ के रखती है। सो ये जो तीन चीजों से बनी है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बट इट इज स्टिल वेरी थिन देन 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, ठीक है, इतने तीन वो होने के बाद भी। तो आपसे पूछ सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, शायद आपको ना बताया हो, कि बायो में क्वेश्चन आएंगे ऑल एक्सेप्ट वाले, है ना। ऑल एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? जहां भी एनसीईआरटी में तीन चीजें हैं ना, ये तीन चीजें एक साथ दी हैं, वहां पे वो चौथी चीज ऐड कर देते हैं, वही आंसर होता है। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म दी
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, एक ऑप्शन होगा स्क्वामस एपिथेलियम, एक ऑप्शन होगा बेसमेंट सब्सटेंस, एक ऑप्शन होगा एंडोथेलियम। ऑब्वियसली तीनों बनाते हैं, चौथा वो कुछ भी डाल देंगे कि कार्टिलेज या कुछ भी डाल देंगे, तो ऑप्शन आपका वो होगा आंसर। तो जहाँ पे भी तीन चीजें दी हो ना, वो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, वहां से ऑल एक्सेप्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट और ये सब काम फटाफट करके फिर डाइजेशन करेंगे। ठीक है, अभी का कोई डाउट है तो फटाफट बताओ। पार्शियल प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर में फर्क क्या होता है? यार पार्शियल प्रेशर हम ऐसे बोलते हैं कि एक फ्लूइड है मानो, या एक भाई मानो एक बलून है, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, तो हर एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो उसका पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो हम एक उसमें बोलते हैं कि मानो अगर 786 नॉर्मल प्रेशर है तो उसमें 100 mmHg इतना होगा, 200 इसका, तो वो सबका पार्शियल प्रेशर है वो। स्टर्नम बताना भैया एक बार। यार आप बार बार लिख रहे हो बट मुझे पढ़ाते हुए दिखते नहीं है ना क्वेश्चन, इसलिए बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे दिखेंगे ही नहीं वो। तो आप एक बार लिख दो, बाद में देख लिया करूंगा। स्टर्नम बताना एक बार। ओके, जब ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टर्नम भी आगे आएगा ना, ऐसे चेस्ट वॉल बाहर जाएगी और स्टर्नम बाहर आएगा। फिर जब हम रिलैक्स करेंगे तो स्टर्नम भी पीछे जाएगा और चेस्ट वॉल भी पीछे जाएगी। तो एनसीईआरटी में सिर्फ स्टर्नम लिखा है, बट ऑब्वियसली स्टर्नम विद चेस्ट वॉल, क्योंकि अकेला स्टर्नम तो मूव कर नहीं सकता बाहर अंदर बाहर अंदर। तो स्टर्नम बाहर जा रहा है इंस्पिरेशन में, स्टर्नम अंदर आ रहा है एक्सपिरेशन में। प्लीज रिपीट द लास्ट लाइन। कौन सी लास्ट लाइन यार? लास्ट लाइन कौन सी बोल रहे हो, पर मेरे को बता दो। लास्ट डायग्राम जो मैंने अभी कराया ऑक्सीजन वाला, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। एल्वियोलर कैविटी वाला, ओके दिखा देता हूँ। कैपेसिटीज याद नहीं होती, भूल जाते हैं, तो याद करो। स्टिल नहीं होती तो फिर फॉर्मूलाज याद, मतलब फिर समझ के जाओ, फिर वहां बैठ के करना आप सॉल्व। कोई बात नहीं, याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आप सॉल्व कर लेना। आप 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो याद करने की, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, वरना समझ में तो आई गई हो आप, आई गई होगी आपको ना, तो याद रख, या आप सॉल्व कर लोगे वहां पे। एल्वियोलर कैविटी का डायग्राम दिखाना एक बार आपको, ठीक है? देख लो भाई, एल्वियोलर कैविटी और ये हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये एनसीईआरटी में दिया था, वो इस डायग्राम में क्या दिक्कत होगी आपको? ये हमारे आरबीसीज आ रहे हैं, है ना? ये रेड ब्लड सेल्स है, जो यहाँ से हमारा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो आरबीसी ऐसे ऐसे निकलते रहेंगे और यहाँ से O2 आती रहेगी, O2 आती रहेगी। और जो आरबीसी और प्लाज्मा में CO2 है, वो CO2 यहाँ से निकलती रहेगी। जब ब्लड यहाँ से निकलेगा वो O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, है ना? ठीक है, काफी वो हो गई पूरी इमेज। थोड़ी सी साफ कर लेता हूँ, फिर आराम से देख लो। आगे समझ में? कल इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे और फिर इसका फटाफट क्वेश्चन देख के फिर हम नेक्स्ट चैप्टर डाइजेशन करूंगा मैं। और किसी का डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, कैसी थी फिर क्लास, समझ में आया? ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा मैं? 11th वालों को डर लग रहा था कि आप तो रिवीजन बोल रहे हो, रिवीजन हमारे सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मैं बहुत तेज था? अगर तेज था तो बता दो, मैं और धीरे हो जाऊंगा। ठीक था, ओके गुड। अ लिटिल बिट फास्टर, यार धीरे धीरे होगा वो। मैं ना थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे जान के चलता हूँ, तब सब लोग थोड़े से एक बार हैबिचुअल हो जाएं, उसके बाद थोड़ा तेज अपने आप कर लूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। बहुत तेज बोलता हूँ मैं बहुत मुश्किल से धीरे बोलता हूँ, ट्राई कर करके। चलो ठीक है, अगर आगे समझ में सब हो गया तो हम कल मिलते हैं, या तो 7 बजे 8 बजे कल रखेंगे क्लास, ठीक है? एनसीईआरटी की लाइन एक बार पढ़ा देना। एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं आता, पढ़ना नहीं आता यार। पढ़नी तो आपको पड़ेगी, लाइन टू लाइन तो मैं नहीं पढ़ा सकता, उसको तो फायदा नहीं, मैं बोलता रहूंगा आप सुनते रहोगे, 5 मिनट बाद बोर हो जाओगे। खुद पढ़नी पड़ेगी आपको। एक बार अच्छे से आप मेरी क्लास समझ लिया आपने, अब यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया उसको एनसीईआरटी पढ़ लो आप अभी बैठ के, ठीक है? और फिर कल पूछता हूँ मैं आपसे कि पढ़ी गई एनसीईआरटी या नहीं। चलो कल मिलते हैं फिर, बाय, गुड नाइट।